नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय परवेज आलम साहब। स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। परवेज भाई हमेशा यूपी की उन खबरों पर सुर्खियों में रहते हैं जो खबरें रचनात्मक हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी का विरोध और किसी की सरकार बनाने का काम नहीं करते हैं। हमारी ये क्षमता नहीं है कि हम किसी की सरकार गिरा दें या बना दें, लेकिन समीकरण को हम समझते हैं कि समीकरण कैसे तैयार होते हैं। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे मायावती एक बार फिर ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए पूरी चाल चलती नजर आ रही। वो एक बार फिर 2007 के समीकरण बनाने में पुरजोर कोशिश कर रही हैं। इस कोशिश में कितनी कामयाब होंगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये कोशिश कामयाब हुई तो बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगी। बीजेपी का भी कोर वोटर ब्राह्मण है, और वो वोटर अगर बीजेपी का खिसकता है बसपा की तरफ, तो बसपा ऑलरेडी 12% वोटों पर जो घूम रही थी, तो बसपा के पास भी 20% वोट हो जाएगा। और बसपा अगर माइनॉरिटी को घुमाने में, यानी मुस्लिम वोट को घुमाने में कामयाब हुई, तो बसपा फिर 30% क्रॉस होगी, क्योंकि अब मुस्लिम वोट बसपा की तरफ अगर जाता है तो एक तरफा नहीं होगा, और एक तरफा नहीं होगा तो मैं मानता हूं कि 30 के आसपास। तो फिर एक बार गुणा गणित वही हो जाएगा कि जो 32 या 33% वोट पा जाएगा वो सत्ता पा जाएगा। मुसलमान डिवाइड होगा तो जो 36 और 35% पे अखिलेश की समाजवादी पार्टी घूम रही थी विधानसभा में, वो भी नीचे आएगी, और भाजपा जो 42 पे घूम रही थी वो सीधा सीधा 10% आएगी नीचे। ऐसे में आज की बैठक से क्या निकला, परवेज भाई से जानना चाहेंगे कि आज बैठक में संदेश क्या दिया मायावती। देखिए अशु भाई, दो बड़ी बातें हैं इस पूरी बैठक की कि मायावती जी ने तकरीबन 3,000 अपने कार्यकर्ता बुलाए थे और उनके साथ उन्होंने बातचीत की। और ये बातचीत अभी तक ऐसा होता था कि बहन जी यानी मायावती जी, बसपा की मुखिया, एक तरफा संदेश देती थी। लेकिन इस बार उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि जमीन में क्या हो रहा है और क्या स्थितियां हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर को लेकर जो समीकरण बदले हैं या बदल रहे हैं, उसके आधार पर बसपा अपनी समितियों में बदलाव लाए। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है जो किसी भी संगठन की राजनीति करने वाले दल के लिए होता है। वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप समितियों को एसआईआर के हिसाब से जो मतदाताओं का समीकरण बदला है उसके आधार पर आप अपनी समितियां बनाएं। तो आने वाले दिनों में ये समितियां बनती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि बसपा ही एकमात्र पार्टी है जिसमें मायावती ने जो कह दिया वो होना ही होना है, उसको उसके कार्यकर्ताओं को करना ही होता है। एक संदेश ये था। दूसरा संदेश जो बहन जी ने दिया और कहा, वो एक बात ये कही कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर सारा ब्राह्मण समाज इस सरकार से, इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से परेशान है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उसे 2007 की हमारी सरकार याद रखनी चाहिए और ये बात जन जन तक ले जाइए। ऐसा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये हो गई। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है बहन जी की, वो उन्होंने फिर दोहराया कि मैं इस चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दूंगी, पूरी ताकत लगाऊंगी। ये तीन महत्वपूर्ण बातें थी शिव कुमार जी। जो आप संदेश पूछ रहे थे, अभी आपने एक बड़ी बात कही कि 3,000 कार्यकर्ता आया था। उन्होंने कई कार्यकर्ताओं से इलाकाई फीडबैक लिया, आपके इलाके में क्या है, आपके इलाके में क्या है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो एवरेजन 40 लोग प्रत्येक जनपद से हो जाते हैं। कहीं से 70 रहे होंगे, कहीं से 30 रहे होंगे, मतलब हर जनपद से 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे। अब वो कई जिले ऐसे हैं जहां 11-11 विधानसभा हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां 2-2 विधानसभा हैं, 3-3 विधानसभा है, तो उसी हिसाब से भीड़ थी। यानी अगर हम मान लें तो लगभग
8 से 10 आदमी हर विधानसभा से थे, हर जी विधानसभा बिल्कुल से एवरेज थे। बिल्कुल। ये सब चीजें अभी तक किसी दल ने ऐसी बैठक नहीं बुलाई है। ऐसी बैठक अभी भाजपा में होती है, जब चुनाव नजदीक आता है तो एक बैठक अमित शाह के नेतृत्व में होती है, जहां कार्यकर्ताओं से संवाद होता है, और फिर वो कोई ऐसे बीच के 2 नाम जिन्हें बुला के उनके क्षेत्र की जानकारी ले लेते हैं, तो सारे कार्यकर्ताओं को हौसला आ जाता है कि हमारी पकड़ अमित शाह जी तक है, यानी भाजपा के बड़े चेहरे तक है। कार्यकर्ता में ये हौसला देने का एक बड़ा तरीका मतलब होता है। बूस्टिंग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बूस्टिंग प्रोडक्ट है। आप बीच में से किसी का, बिल्कुल। मुलायम सिंह के पास यही तो था, मुलायम सिंह के पास यही तो था कि चलते मुलायम सिंह हुए की उन्होंने, पॉलिटिक्स भी इसी पर थी। बिल्कुल। चलते हुए किसी आदमी को बुला लिया कि ओ परवेज आलम जी जा रहे हैं, परवेज अहमद जी जा रहे हैं, बुलाइए परवेज अहमद को, क्या है भैया तुम्हारे इलाके में। उसे मिला हाँ कुछ जी न मिला, लेकिन उसने ये कहा कि नेताजी मुझे जानते हैं। बिल्कुल। अगर ये पॉलिटिक्स बसपा ने करना शुरू की, मायावती पर एक ही आरोप है कि वो सीधे बात नहीं करती हैं, किसी से मिलती नहीं है, किसी की सुनती नहीं है। अगर उन्होंने संवाद का सिलसिला बढ़ाया तो निश्चित उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति को फिर जन्म मिलेगा। सत्ता किधर चले जाए ये मैं नहीं कह सकता हूं, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एक नया उभार होगा। अब परवेज भाई, एक सवाल यह है कि क्या फिर एक बार वो नारा देती नजर आएंगी, जिस हिसाब से उन्होंने कहा मुट्ठी भर में जो ब्राह्मण का लाभ हानि का बात थी, उसमें मान लीजिए ब्रजेश पाठक हो गए, सलमणि त्रिपाठी हो गए, बाकी विधायक भी तो हाशिए पर हैं, जिन्हें नोटिस मिल गया अगर बैठक कर ली तो, बाटी चोखा खाया कम, पूरा टीन बजाया कम, चाय का हिसाब मांगा गया। तो क्या इस बैठक से एक संदेश जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है एक बार फिर? देखिए क्या कहते हैं अब शिव कुमार जी, बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है ये चुनाव, क्योंकि मैं आपको ये जो लोग भी राजनीति को समझते हैं उन्हें इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि मायावती जी 20 साल से सत्ता से बाहर है। 2007 में उनकी सत्ता आई थी, उसके बाद से वो सत्ता से लगातार बाहर है, तकरीबन 2 दशक होने जा रहा है। और मायावती जी उम्र के जिस पड़ाव पर है, वो 27 का चुनाव उनके लिए विधानसभाई चुनाव अंतिम चुनाव भी है, क्योंकि उम्र बढ़ेगी, फिर अगला चुनाव जब होगा तब वो 80 पार कर चुकी होंगी। और ये जो है वो मानव को जो जैविक शरीर है, वो मोदी जी की तरह नहीं है कि 101 साल तक चल जाएगा। तो मतलब जो है जैविक शरीर की एक लिमिट होती है, वो अब 80 आते आते काफी शरीर शिथिल होने लगता है और इंद्रियां थोड़ा उतनी तेजी से काम नहीं करती हैं। अंग्रेजों ने शायद रिटायरमेंट की उम्र जो नापी थी वो मानवीय शरीर के की स्फूर्ति का आकलन करके ही नापी रही होगी, तभी उन्होंने 60 साल की थी। तो 60 साल से 20 साल और आगे 80 साल जब आप चले जाते हैं, तो ऐसा अगर इस तरह देखें तो ये आखिरी चुनाव है। आज की जो बैठक थी बहन जी की, उस बैठक में भी एक महत्वपूर्ण बात जिसकी अभी चर्चा नहीं हुई है, शायद मैं पहली बार चर्चा करूं, कि दिन भर की लंबी बैठक में बहन जी ने गठबंधन को लेकर कोई शब्द नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम भविष्य में गठबंधन में जाएंगे, या ये भी इस बार नहीं कहा है कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे, आप लोग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करिए। पिछले 3 महीने के दौरान पहली बार ऐसा है कि जब मायावती जी गठबंधन के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोली, तो उससे बाहर जो उनका कार्यकर्ता निकला उस मीटिंग के बाद, उसके और जो उन्होंने ये कहा कि ये चुनाव मेरे लिए करो मरो का चुनाव है, पूरी शक्ति का कार्यकर्ताओं का चुनाव है, तो एक नए सिरे से एक सुगबुगाहट फिर शुरू हुई कि क्या बहन जी आने वाले दिनों में परिस्थितियों में जो आकलन बन रहा है, ब्राह्मणों का मोबिलाइजेशन होता दिख रहा है, मुसलमान भी समाजवादी पार्टी से उस तरह मोहब्बत नहीं महसूस कर पा रहा है जैसी वो करता रहा है, तो क्या इस मोबिलाइजेशन को महसूस करते हुए बहन जी अगले 2-4 महीने 6 महीने के बाद किसी गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं?
ये सवाल उनके कार्यकर्ताओं के बीच आज बैठक के बाद से फिर शुरू हुआ है। और अगर ये चुनाव, ये कोई गठबंधन होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कांग्रेस से गठबंधन करेंगी या सपा से करेंगी, लेकिन अगर वो गठबंधन उनका एआईएमआईएम से भी हो जाता है और ऐसे छोटे दलों से भी हो जाता है, तो समाज के एक बड़े वोट बैंक को मोबिलाइज करने की स्थिति में बहन जी आ जाएंगी। शिव कुमार जी, तो मैं जो ये बात कहना चाहता हूं कि अभी भी बहन जी जो पत्ते खोलकर राजनीति करने की आदी हैं, आज उन्होंने अपने 3,000 कार्यकर्ताओं के बीच में भी पत्ते बंद रखे हैं। उन्होंने गठबंधन पर एक भी शब्द नहीं बोला, वो बूथ पर बात करती रही, उन्होंने ब्राह्मणों पर बात की, उन्होंने मुस्लिमों पर बात की, उन्होंने सर्व समाज की बात की, लेकिन गठबंधन को लेकर जैसे कि वो प्रेस नोट जारी करके कहती है कि बसपा कोई गठबंधन नहीं करेगी, बसपा नहीं करेगी, और जब वो एक बार कहती है तो अंतिम समय तक उसी पर अडिग भी रहती है। बिल्कुल। लेकिन इस बार आज की बैठक में उनका चुप्पी साध जाना ये संकेत देता है कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी अलायंस भी कर सकती है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन जो राजनीति में हमेशा संकेत और राजनीति की परिस्थितियां ही कही जाती हैं, पत्रकार यही कर सकता है। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं, और उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। उन रिश्तों में भी उतना जो क्या कहते हैं, जो खुलूस होता है, जो ताकत होती है, वो दिखाई नहीं देती है। इधर अलग अलग लाइनों पर कांग्रेस चल रही है। आप देखिए कि जो कल एक सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से, सॉरी माफ करिएगा, सरकार नहीं, चुनाव आयोग की तरफ से एक जो एसआईआर पर डेटा जारी किया गया शिव कुमार जी, उसमें यह है कि कांग्रेस ने एक भी अपनी, उसके जो बीएलए हैं, उन्होंने एक भी फार्म 7 नहीं भरा। हम आपके अपने दर्शकों को यह बताएं कि फार्म 7 किसी भी आदमी का या नागरिक का गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम शामिल कर लिया गया हो तो उसे हटाने के लिए फार्म 7 भरा जाता है। तो कांग्रेस के तकरीबन 86,000 बीएलए हैं और उनमें से किसी ने एक ने भी नहीं भरा है, बल्कि मायावती जी की तरफ से भरा गया है, जबकि वो मायावती जी बसपा इस तरह से पार्टिसिपेशन भविष्य में नहीं करती रही है। तो आने वाला दिन और आने वाला समीकरण, अभी दरवाजे खुले हुए हैं, मायावती जी ने अभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए। नहीं, और बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी, मायावती जी ने अभी अपने जी जी शिव कुमार जी, तो मायावती जी के अभी दरवाजे बंद नहीं है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश जी ने भी बहन जी पर हमला करने से अपने सभी प्रवक्ताओं को आगाह कर दिया है, और समाजवादी पार्टी के लोग बसपा पर हमला नहीं करते हैं, कांग्रेस भी बसपा पर हमला नहीं करती है। ये कहीं ना कहीं कोई गुत्थी बढ़ती तो दिख रही है। और साथ में एक और है कि बसपा या सपा, बसपा का ये चौथा चुनाव है सत्ता से दूर, और सपा का ये तीसरा चुनाव है। और इस चुनाव में परवेज जी, मेरे हिसाब से अगर ये दोनों राजनीतिक दल अपनी पृष्ठभूमि नहीं सुधार पाए तो अगले चुनाव लड़ने के लिए भी इन्हें विचार करना पड़ेगा। जैसे बिहार में आरजेडी है, तो उसके पास बीच बीच में 1-1, 2-2 साल के लिए सत्ता आती रही तो उसका कार्यकर्ता बूस्ट होता रहा। कार्यकर्ता बहुत दिनों तक पिटने से परेशान हो जाता है। जैसे 2000 के बाद जब सत्ता गई और 2017 तक बीजेपी के हाथ में नहीं थी, वो तो भला हो कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई थी। कार्यकर्ताओं को धन बल, जन बल, केंद्र की सरकार का बहुत लाभ होता है। वरना भाजपा का हसरा आपने देखा था 2012 में, मंडल अध्यक्षों को पकड़ पकड़ कर टिकट दिए गए, चुनाव लड़वाए गए, लोगों की जमानतें जब्त हो गई। तो ये सब चीजें भी राजनीति में कहीं दूर नहीं होती हैं, और कब किसका सूरज अस्त की ओर चल पड़े और कब किसका क्षितिज की ओर चल पड़े, ये बहुत गुड़ा गणित नहीं होता। राजनीति में आधा चुनाव र्यूमर पर टिका होता है, क्या अफवाह फैल गई, क्या लोगों ने स्वीकार कर लिया।
साथ में चुनाव से पहले पता लगने लगा कि बसपा की सरकार बनेगी। 2012 में पता लगने लगा कि सपा की सरकार बनेगी, तब अखिलेश यादव का नाम नहीं था, मुलायम सिंह जी का नाम था। और 2017 में पता लगने लगी कि एक तरफा भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन अधिकारियों ने काम बोलता के नाम पर अखिलेश जी को गुमराह किया। पारिवारिक विद्रोह ने जो उनकी सीटें कम की, उनकी हैसियत कम की, वो पारिवारिक विद्रोह की वजह से। उस समय अगर वो 100 सीटें पा जाते उस चुनाव में, तो वो 2022 की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ लेते। 44 सीटों ने उनका पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया। उस बैलेंस की भरपाई तो कर गए 2022 में, लेकिन सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच पाई। बहुत शानदार चुनाव लड़ा गया, बड़ी तादाद में वोट शिफ्ट हुआ, लेकिन अंतिम दौर में बसपा 20 से 12 पे आ गई और 9% भाजपा के पास और चला गया वोट। ये सब गठबंधन की राजनीति के अलावा बात मैं कर रहा हूं, लेकिन अब इस चुनाव में बसपा के जो उभरते समीकरण, बसपा की बैठक दर बैठक, जब से एक रैली हुई उसके बाद उसमें आए लोग और उस पर तमाम तरीके के आरोप, सरकार ने भीड़ बुलवाई, सरकार का लाभ मिला, इन सब चीजों को मैं दरकिनार करता हूं। मायावती जी जब भी लखनऊ में रैली करती हैं, ऐतिहासिक रैली होती है, और एक उत्तर प्रदेश नहीं, वो आदमी उसमें महाराष्ट्र का भी होता है, उसमें केरल का भी होता है, उसमें झारखंड का भी होता है, उसमें बंगाल का भी होता है, उसमें आसाम का भी होता है। तो कई अन्य प्रदेशों से भी छोटी मोटी रैली के एवज में तो अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, जो मैं अब तक उनकी रैली देखता है। लेकिन क्या इस सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में बिखरते समीकरण में बसपा अपनी पैठ बना पाएगी? देखिए शिव कुमार जी, इस बात को मैं बहुत अथॉरिटी की तरीके से कहना चाहता हूं कि समाज तेजी से बदल रहा है, और जो अग्रणी समाज है, जो यूजीसी का दंश है, जिसने अब जिसकी वजह से ये मोबिलाइजेशन की शुरुआत हुई है, उसका जो बारीक पहलू है उस पर अभी किसी की चर्चा शुरू नहीं हुई। मैं आज इस अपने चैनल के जरिए इस बात को आपको आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि यूजीसी का जो नया रेगुलेशन है वो केवल सवर्णों यानी ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य या मुसलमानों के एक तबके को प्रभावित नहीं करने जा रहा है, वो बैकवर्ड को भी प्रभावित करने जा रहा है। इस बात को भी समझने की कोशिश करिए कि अगर दलित समाज का कोई भी लड़का किसी बैकवर्ड पर यह आरोप लगाता है कि उसने उनको जाति सूचक गाली दी या उसको उसकी शिक्षा को लेकर जाति सूचक कोई टिप्पणी कर दी है, तो ये बैकवर्ड का व्यक्ति भी उससे उस कानून के दायरे में आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस कानून के दायरे से बच जाए। तो यूजीसी ने जो ये नियम बनाए हैं उसके अंदर खाने केवल बैकवर्ड को लाभ होने नहीं जा रहा है, ये और नुकसान सिर्फ ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और मुसलमानों के अशराफ तबके को नहीं है, ये बैकवर्डों को भी है। इस बात पर अभी विमर्श होना बाकी है कि ये इस कानून का इंपैक्ट जो बैकवर्ड सोसाइटी है वो भी झेलेगी। और शिव कुमार भाई साहब, आप तो मतलब हम लोग तो इतने लंबे से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो SC/ST एक्ट है जिसके उत्पीड़न को लेकर और संरक्षण को लेकर बहुत बात होती है, ये कई विवादास्पद बातें भी हैं उसमें, लेकिन जब आप डेटा देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि SC/ST एक्ट सबसे ज्यादा बैकवर्डों पर ही लगाया गया है। सवर्ण उसमें काफी कम है और मुसलमान भी काफी कम है, लेकिन ज्यादा उसका परसेंटेज लेवल बैकवर्ड पर ही है। नहीं, तो आने वाले अभी जो विमर्श यूजीसी का ये शुरू नहीं हुआ है, जिस दिन ये शुरू हुआ और ये समझ आना शुरू हुआ कि इससे तो बैकवर्ड भी प्रभावित हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति नई करवट भी लेगी, नई दिशा भी लेगी और नई हवा भी चलेगी। शिव कुमार जी, बस फर्क इतना है, बहुत दूर की बात कह दी है। अगर ये विमर्श चल गया, अभी इस विमर्श पर बातचीत नहीं हुई है,
ये विमर्श अगर शुरू हुआ तो एक नई किताब लिखी जाएगी, और नई किताब में क्या होगा वो तो पन्ने बताएंगे, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा। लेकिन यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू मेरे दिमाग में आया, मैं आपसे जानना चाहूंगा। विकास के मामले में अखिलेश यादव की चर्चा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में विकास की एक इबारत लिखी, उस इबारत को उन्होंने शीशे में फ्रेम नहीं करा पाए। फ्रेम होती तो उन्हें उसका लाभ मिलता। अब उस फ्रेम को 10 वर्ष गुजर चुके हैं और 15वीं वर्ष लग चुकी है, लेकिन उनके ऊपर एक अपराध का बेलगाम होने का एक ऐसा ठप्पा लगा है जिसके दंश को वो अपने वोटर से लेकर अन्य वोटर के दिमाग से निकाल नहीं पाते। उनके पास उसे निकालने का कोई तरीका नहीं है। इस तरीके का भाजपा भरपूर फायदा उठा रही है। अंतिम दौर यही आ जाता है, लोगों को भाजपा समझाने में कामयाब हो जाती है कि फिर ठीक है 2012 से 17 वाला फिर अपराध देख लो, घर से लड़कियां नहीं निकलती थी। ऐसा नहीं था कि तब स्कूल बंद हो गए थे, घर से लड़कियां नहीं निकलती थी, लेकिन समझाने की प्रक्रिया उनकी वाजिब है। उनका एक एक आरएसएस का तबका, एक एक बीजेपी का कार्यकर्ता घर घर समझा देता है। बसपा पर यह आरोप नहीं है। मायावती के कुशल प्रशासन की आज भी, उनका भले ही विरोधी हो प्रबल, लेकिन उनके शासन की बुराई नहीं कर सकता है वनस्पति भ्रष्टाचार को छोड़ के। लेकिन भ्रष्टाचार भूलने में हम आदी हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे खून में छोटा बड़ा सबके में समाहित है। कोई वकील को देता है फीस, तो कोई 100 रुपया देके अपना पेपर ले आता है। तो भ्रष्टाचार पर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ क्लासेस नहीं होती हैं, लेकिन अपराध पर चर्चा होती है। तो इन दोनों में कैसे कंपैरिजन हो रहा है जमीन पर? निश्चित रूप से मायावती को अंक ज्यादा मिलेंगे। इसको लेकर जनता में क्या होगा, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। शिवकुमार जी, मैं आपके सवालों को दो तरह से डिस्क्राइब करता हूं। आपने भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मायावती सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, उनके मंत्रियों पर लगे। लेकिन जब जब भ्रष्टाचार का आरोप जिस मंत्री पर भी लगा, मायावती ने उस मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। मायावती एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री है जिसने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने 14 मंत्रियों को बर्खास्त किया। क्या ये इस सच को कोई झुठला देगा? उसने कद्दावर मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बाहर किया। उसमें न जाति की बंदिश थी, न धर्म की बंदिश थी, और न समीकरणों की बंदिश थी। जिस भी मंत्री पर, चाहे वो राजेश त्रिपाठी का मामला रहा हो जो इन दिनों भाजपा में है, चाहे वो सदल प्रसाद का मामला रहा हो, चाहे वो और दूसरे मंत्रियों का रहा हो, चाहे वो यादव जी का मामला रहा हो, जो जिस भी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इवन बाबू सिंह कुशवाहा जैसा मंत्री भी जो उनकी आंख नाक कान होता था, उसे भी मंत्रिमंडल से मायावती ने बर्खास्त करने में कोई कसर नहीं रखी। तो ये जहां उनकी सरकार पर यह आरोप है करप्शन है, आज तो मंत्रियों पर आरोप लग रहा है खुलेआम कि भ्रष्टाचार हो रहा है। उनके विधायक आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार तो उन मंत्रियों को बर्खास्त नहीं कर रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई कर रही है, ना समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऐसा किया था। तो अगर इस तरह से देखेंगे आप, तो इस मामले में भी मायावती का प्रशासन या प्रशासकीय गुण दूसरे राजनेताओं पर भारी पड़ता है। और रही अपराध नियंत्रण की बात, तो जो ग्रेसफुली एजिंग में है, जिन्हें लोग हैं जिन्हें हम 40 साल के ऊपर के और 50 के बीच का मानते हैं, जिन्होंने अपने समझदारी वाली उम्र में 2007 की सरकार देखी है, वो ये मानते हैं कि मायावती की सरकार में गुंडों पर समान कार्रवाई हो रही थी। वो चाहे छत्री गुंडे रहे हों, चाहे ब्राह्मण गुंडे रहे हों, चाहे मुसलमान गुंडे रहे हों, चाहे इवन चमार गुंडे रहे हों, अपने एक मंत्री को अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाकर गिरफ्तार करवा देने का इतिहास भी मायावती के नाम ही लिखा हुआ है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि जनता, या मेरा ये बताने के पीछे मायावती को डिफेंड करना मकसद नहीं है। हम अपने दर्शकों के सामने वो तथ्य रख रहे हैं कि वो इस बात का आकलन करें कि लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर भी मायावती पर
सामान्यतः उंगली उठाने से पहले कई बार सोचना होगा लोगों को, क्योंकि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के कार्रवाइयां की हैं, मंत्री बर्खास्त किए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप आज भी सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सपा सरकार में भी लग रहे थे, लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया। तो खैर, दूसरी बात जो ब्राह्मणों की बात हो रही है, वो ये बात हो रही कि ब्राह्मण अगर भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा सहज था, या यूं कहें कांग्रेस में था, लेकिन कांग्रेस का जनाधार ही खत्म हो गया, उत्तर प्रदेश में सिमट गया, तो उसने अपने आप को सहज महसूस किया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बाद का वो ऑप्शन ढूंढता है, तो उसमें वो मायावती को काफी सहज और सरल पाता है, और ये पाता है कि उनकी सरकारों में उसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा में कोई कसर नहीं थी। अब ये एक बात निकल के आती है कि जो ये यूजीसी का इशू है शिव कुमार जी, ये केंद्र के प्रति ब्राह्मणों की नाराजगी है या उत्तर प्रदेश के प्रति है, ये समझने का एक बड़ा विषय है, जिस पर आने वाले कुछ दिनों में बात समझ में आएगी कि ये अभियान, ये नाराजगी किस लेवल तक जाती है, कि और मायावती जी इस नाराजगी को अपने साथ किस तरह जोड़ पाती हैं आने वाले दिनों में, ये भी देखने बात होगी। जो हम लोग बात शुरू करते समय आपने कहा था कि मायावती जी ने अगर अपना संवाद बढ़ा लिया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चुनौती है, चुनौती बन सकती है। शिव कुमार जी। अच्छा प्रवीण भाई, एक और बड़ा अहम सवाल है कि बसपा, सपा और भाजपा, अगर त्रिकोणीय मुकाबला जम के हो जाता है, जम के, सपा भी अपनी तैयारी में है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सपा ही अभी विपक्ष की मुख्य भूमिका में है, बसपा नहीं है, बसपा का एक विधायक है तो मुख्य भूमिका में नहीं है। और अभी मायावती जी ने बैठकें जरूर शुरू कर दी, लेकिन अभी चुनावी दौड़ में बसपा नहीं दिख रही है, ये परवेज भाई कहने में और मानने में कोई संकोच भी नहीं है। हाँ, इसमें कोई संकोच है नहीं, अभी वो चुनावी समर में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग तो जो बात कह रहे हैं वो सवर्णों की नाराजगी, ब्राह्मणों की नाराजगी, जातीय समीकरण और परिस्थितियों के अनुरूप कह रहे हैं। अगर लड़ाके के रूप में देखा जाएगा तो अभी मायावती जी मैदान में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसमें थोड़ा सा आपको ले चलेंगे बिहार में अगर प्रशांत किशोर का धुआंधार प्रचार नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने में टेढ़ी खीर थी। एक संदेश दे दिया गया कि प्रशांत किशोर भी एक पार्टी के रूप में उभरेंगे, उन्होंने कई ऐलान खींच दिए, टीवी मीडिया में वो छा गए, हर चैनल उन्हीं का इंटरव्यू लेना चाहता था। ये भारतीय जनता पार्टी सब तरीके से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में किसे प्रमोट करना है, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव को एक बार फंसाने के लिए उन्होंने प्रियंका गांधी का प्रचार शुरू करा दिया था, फिर उन्हें लगा कि अगर प्रियंका का प्रचार करा दिया तो कांग्रेस रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मीडिया अखिलेश की तरफ गई सीतापुर की घटना के बाद, क्योंकि प्रियंका में एक खोज है। प्रियंका को अगर मीडिया स्पेस मिल जाए तो औरों की अपेक्षा वो ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी, क्योंकि पढ़ के बोलना और सोच के बोलना, उनमें ये सब कलाएं हैं। लेकिन यह बात सिर्फ यह मैं कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे चुनावी प्रकरण में बसपा है नहीं, चुनाव अभी सपा और भाजपा का है। जैसे भी हो, बसपा एंट्री करती है और स्थिति त्रिकोणीय बनती है, तो क्या भाजपा की खात्मा की कहानी लिख देंगी मायावती? अब ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है शिव कुमार भाई, लेकिन अगर मोबिलाइजेशन हुआ, मैं बार बार ये दोहराता हूं, इसमें एक नया, अभी शायद आपके कान तक पहुंच गया हो या ना पहुंचा हो, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि गांव में लोगों के बीच में, कॉफी शॉप में और बड़ी कॉफी शॉप में, मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, बड़ी कॉफी शॉप में जो इंटरनेशनल ब्रांड की कॉफी शॉप हैं, वहां आपस में बातचीत में ये कहा जाने लगा है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान और ब्राह्मण एक ही ट्रेन पर सवार हैं और एक ही डंडे से और एक ही इंजन से हाके जा रहे हैं। ये एक वर्ड जो है
जिसका आशय यह है कि दोनों ही उत्पीड़ित हैं, मुसलमान भी और ब्राह्मण भी। अगर ये ट्रेन रफ्तार पकड़ गई, ये जो मतलब नैरेटिव बनाने की कोशिश है या जो चर्चा का विषय है, ये ग्राउंड में चला गया, जमीन पर चला गया, तो आप ये समझ लीजिएगा कि फिर बसपा का उदय होने से फिर कोई रोक भी नहीं पाएगा। शुक्रवार जी, चलिए सब, अभी हम इसी के साथ, ये बसपा के उभार के साथ ही यही इसी खबर को विराम देंगे और बसपा के खास करके समर्थकों से, अपने दर्शकों से कहेंगे कि इस वीडियोज को देखें, समझें और आगे बढ़ाएं कि आखिर बसपा का सच क्या है। बसपा की सरकार में कानून व्यवस्था पर आज भी चर्चा होती है। बसपा की सरकार के जो परवेज जी ने कहा वो एक बड़ी बात है कि अपनी सरकार में दो आदमियों ने इतिहास रचा था। एक बार मनमोहन सिंह जी ने रचा कि अपने ही विभाग के मंत्रियों को जेल भिजवाने में उन्होंने भी कोर कसर नहीं छोड़ी, भ्रष्टाचार के आरोप में उन्होंने बाकायदा बर्खास्त किए, या फिर मायावती ने। बाकी सरकारों में नहीं हुई और मौजूदा सरकार में तो हमारे गृह मंत्री पूर्व थे, जो मौजूदा रक्षा मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि भाजपा में कोई इस्तीफा होता है, ना भ्रष्टाचार पे होगा, ना किसी सवाल पर होगा। और जब जिस दिन जो हटाया जाएगा वो मंत्रिमंडल विस्तार पे ही हटेगा कि पूरा मंत्रिमंडल जाएगा कि मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा होगा, ये पता मुख्यमंत्री को भी नहीं होता है। गुजरात के मुख्यमंत्री इसकी गवाही दे चुके हैं कि हमें तो मीडिया से पता लगा कि आपको हटाया जा चुका है, हमें तो कोई खबर ही नहीं थी। तो ये सब दौर चलते हैं और सत्ता जब क्षितिज पर होती है, सफलता के सैकड़ों बाप होते हैं, असफलता का कोई बाप नहीं होता है। बसपा अभी एक असफलता की कुंजी है, तो अभी किसी को दिखती नहीं है। अगर सफलता की तरफ चली तो फिर हुजूम बन जाएगा। हुजूम होता है चुनाव में, और हुजूम बहुत पहले नहीं बनता है। अब हुजूम बनाने का वक्त आया है। मायावती ने सही समय दस्तक दी है, लेकिन किवाड़ कौन सा खटखटाया है ये देखना पड़ेगा। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दरवाजा खटखटाने पर ही सब कुछ निर्भर करेगा कि कौन सा दरवाजा और कब खटखटाते हैं। जी, बहुत दर्शकों का बहुत शुक्रिया। दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने सुझाव दें। हम दर्शकों के लिए हैं और उन्हीं से हमारी पहचान है। तो हम आप सबका निवेदन करेंगे कि हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात कहिए। हम आपके विचारों को जितना विस्तार दे सकते हैं उतना देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।